फिजिक्स केडीजी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अनसॉल्व्ड के लिए एक सीरीज चलाई थी जिसमें 2023 के 6 सेट करा दिए गए थे फिजिक्स के लिए। अब ये 7वां सेट है और 7वां सेट कंप्लीट होने के बाद में 2025 के अनसॉल्व्ड से स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें खंड आ दिया है। खंड आ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी विद्युत फ्लक्स फाई की बात कर रहा है। फाई बराबर होता है ई डॉट एस और ई बराबर होता है बी अपान में एल और एस होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए अगर लिखेंगे तो भुजा स्क्वायर होगा यानी एल स्क्वायर। तो एक एल से एल कट जाएगा जाकर, तो यहाँ क्या बचेगा बी गुणा में एल बचेगा। अब बी किसका मात्रक है, बोल्ट हो गया है। बी का मात्रक क्या हो गया, बोल्ट हो गया है। और एल जो हो गया इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो बोल्ट गुणा में मीटर लिखती हैं। दूसरा देखते हैं, एन टाइप अर्धचालक होता है। एन टाइप अर्धचालक जो होता है वो विद्युतीय उदासीन होता है। चाहे एन टाइप अर्धचालक हो चाहे पी टाइप अर्धचालक हो, सभी उदासीन होते। क्यों उदासीन होते, एन टाइप अर्धचालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही दाता परमाणु होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं और जो कि धनावेशित होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश उतने ही दाता परमाणु पर धनावेश। तो दोनों जब यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 दाता परमाणु हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जाके, तो 2 से 2 कट जाए, कितना बचेगा 0। तो विद्युतीय उदासीन होते हैं। चाहे एन टाइप अर्धचालक हो चाहे पी टाइप अर्धचालक हो, दोनों ही विद्युतीय उदासीन होते हैं जाकर। अगला देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। ध्यान रखें, अनुप्रस्थ तरंगें किसे कहते हैं, जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करें। तरंग तो ऐसे चल रही है और माध्यम के कण कहाँ कंपन कर रहे हैं, इस हिसाब से लंबवत दिशा में। तो ये इस प्रकार की तरंग को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में कौन कौन आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग आती है। तो यहाँ पर हम नोट कर लिए। और विद्युत चुंबकीय तरंग को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश तरंगे कहते हैं। यानी जो प्रकाश तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंगे वो कैसी हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो सबसे कम न्यूनतम विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है। आप देखेंगे इस तरह से प्रिज्म होता है जाकर, अब कोई भी श्वेत प्रकाश जब इस पर टकराता है तो 7 रंगों में इस हिसाब से डिवाइड होता जाता है और नीचे से चलता है बी आई बी जी बाई ओ आर जाकर। अब देखिए, सब अगर कोई कहे कि सबसे ज्यादा विचलन किस में है तो बैगनी कलर में, क्योंकि सबसे नीचे बैगनी कलर आ गया है, यहां से इतना विचलित होके आ गया है। अगर कोई कहे सबसे कम विचलन किस में है तो रेड, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, रेड है, तो इसका विचलन सबसे कम होता है। जिसका विचलन सबसे कम होता है वो सबसे दूर तक जाएगी। यानी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंग क्या होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। और बैगनी कलर जो होता है विचलित हो जाता है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है दृश्य प्रकाश में। ध्यान रखेंगे इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर कितना होता है। तो 2 कक्षाओं के बीच में अंतर होता है h/2π। बोहर के परमाणु मॉडल में दूसरा दिया गया है, वो इसी पर आधारित है जाकर। अगला देखते हैं, धारावाही चालक के चारों उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो देखिए, जब आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र, जब आवेश स्थिर रहता है तो विद्युत क्षेत्र। अब धारावाही चालक है, चूंकि धारा प्रवाहित हो रही तो धारा प्रवाहित तब होगी जब आवेश गति करेगा, और आवेश गति करेगा तो कौन सा क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। खंड बा में क्वेश्चन दिया है दूसरे का पहला, गोलीय सतह पर प्रकाश की अपवर्तन के लिए सूत्र n2/b माइनस n1/u बराबर n2-n1/r, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है कि सामान्य की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। यानी ये सूत्र कहाँ कहाँ वैलिड होता है और कहाँ कहाँ वैलिड नहीं होता है, ये हमको बताना है जाकर। तो देखें,
यह सूत्र केवल एक ही रंग के प्रकाश के लिए सत्य है। यानी जो सूत्र है n2 अपान में b माइनस n1 अपान में u बराबर n2 माइनस n1 अपान में r, ये केवल एक रंग के प्रकाश के लिए सत्य है। अगला, यह सूत्र पतले लेंस के लिए अधिक उपयुक्त है। ये लेंस कैसा प्रयोग, तो पतले लेंस के लिए अधिक उपयोगी, ये भी याद रखिए। अगला, प्रकाश वस्तु एक बिंदु स्रोत होना चाहिए। जब प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत होगा तो उसमें एक ही रंग के प्रकाश तरंगे उत्पन्न होंगी जाकर, तो इसलिए प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए, बिंदु वस्तु होना चाहिए, यानी बिंदु के समान होना चाहिए। अगला, यह सूत्र स्नेल के नियम पर आधारित होता है। फिर ध्यान से सुने, इस सूत्र की सीमाएं क्या हैं। नंबर 1 है कि प्रकाश एकवर्णी होना चाहिए, यानी एक ही रंग का होना चाहिए। दूसरा, पतले लेंस के लिए ये अधिक उपयोगी है। अगला, जो प्रकाश स्रोत होना चाहिए वो एक बिंदु वस्तु होना चाहिए, ये है। अगला, यह नियम किस पर आधारित है, स्नेल के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरे का ख, प्रकाश उत्सर्जन डायोड क्यों अग्र अवनत में होता है। तो ये एलईडी है, एलईडी आपके सिलेबस से हट गया है तो इसको हमको नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हों, कहने का मतलब आप समझिए जाके क्या कह रहा है, प्रिज्म कोण यानी ए है और न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल एम है, इन दोनों के मान क्या है, बराबर हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी En ज्ञात करना है हमको। अब देखिए समझिए, प्रिज्म कोण हम लोगों ने मान लिया है कितना है, ए है जाकर। न्यूनतम विचलन कोण कितना है, डेल एम है जाकर। क्वेश्चन में दिया है कि डेल एम बराबर ए जाकर, तो दोनों को बराबर कर दिए। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है एन बराबर में साइन डेल एम प्लस में ए अपान में 2 और डिवाइड में साइन ए अपान में 2 जाता है। सबके मान लगा देते हैं, डेल एम की जगह पे हम क्या रख देते हैं, ए, और ए जैसा था वैसे ही रहने दिया, नीचे भी जैसा था वैसे नहीं, तो ए और ए मिलके कितना हो गया 2a और डिवाइड में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर a/2 है, यहाँ पर a/2 रहा। अब ये साइन ए है और इसको इससे कैंसिल करना है, तो साइन 2a का देखिए सूत्र क्या होता है, साइन 2a का सूत्र होता है जाकर 2 साइन ए और इनटू में cos a जाकर, और यहाँ पर कोण कितना है a, तो ये हो जाएगा जाके 2 साइन a अपान में 2 और इनटू में क्या हो जाएगा cos a अपान में 2 जाकर, तो वही यहाँ पर लिखा है 2 साइन a अपान में 2 इनटू में cos a अपान में 2 और डिवाइड में चल रहा था साइन a अपान में 2, तो साइन a अपान में 2, साइन से साइन वाला टर्म कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर cos बचेगा, यानी लिखा जाएगा n बराबर में 2 cos a अपान में 2 जाकर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 घ, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिश ई वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं, तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए तरंग संचरण की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखें तरंग संचरण की दिशा ई वेक्टर बी वेक्टर के अनुदिश होती। देखिए अगर इस डायरेक्शन में ई वेक्टर है और अगर इस डायरेक्शन में बी वेक्टर है, बी वेक्टर है जाकर, तो ई क्रॉस जो बी होता है वो इन दोनों के लंबवत होता है, यानी किसमें होगा, जेड अक्ष में होगा। वो कौन सा होगा, ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत, इसके भी लंबवत इसके भी लंबवत, और जो तरंग चलती है वो इसी की डायरेक्शन में चलती है। तरंग किसकी डायरेक्शन चलती है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो वही लिखे हैं तरंग संचरण की दिशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुदिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का डा है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर अभी तक पढ़ा चुके हैं, कई अनसॉल्व्ड में ये क्वेश्चन आया है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत वही होता है जो अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है। देखिए जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और धारा बहने लगती है। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। यानी जो अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा है वही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है, यानी स्मॉल आर की बात कर रहा है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले देख लेंगे किस पर निर्भर करता है। यह प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आर अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, डी। प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आर समानुपाती हो जाएगा 1 में ए जाकर। यानी अगर डूबे हुए क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, अगर ये बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा परिवर्तन, यानी एक को अगर आप घटाएंगे तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर डूबा हुआ क्षेत्रफल आप घटाएंगे तो प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध सेल का क्या होगा, बढ़ेगा जाके। तो दूसरी बात ये आ गई। तीसरी बात देखते हैं, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। यानी विद्युत अपघट्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, उसको और गाढ़ा करते जाएं, उसमें एसिड की मात्रा को और बढ़ाता चले जाएं, तब कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ जाएगी। और सांद्रता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी आर समानुपाती क्या हो जाएगा, सी। और सी क्या है, कंसंट्रेशन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसी में देखते हैं चौथे नंबर को। वैद्युत अपघट्ट एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वैद्युत अपघट्ट आपने किस टाइप का लिया है और प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति क्या है, यानी वो किस मटेरियल की बनी हुई है जाकर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खंड सा है, प्रश्न संख्या 3 का है। व्हीट स्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए। इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी भुजाएं होती हैं? तो ध्यान से देखें, व्हीट स्टोन सेतु बनाने के लिए आप 4 प्रतिरोधों को लीजिए और उनको एक आयताकार रूप में जोड़ दीजिए। तो देखिए ये पी क्यू आर एस ये जोड़ दिए। तो अब ये चतुर्भुज बन गया है। चतुर्भुज के एक विकर्ण के बीच में आप लगा देंगे गैल्वेनोमीटर जाकर, दूसरा विकर्ण जो बचेगा जाके उसके बीच में हम लगा देंगे बैटरी जाकर, उसके बीच में क्या लगा देंगे, बैटरी जाकर। अब देखिए संयुग्मी भुजाएं कौन सी हैं, तो एसी की बात हो रही है, ये वाली भुजा की बात कर रहे हैं, और बी डी और इस वाले को कह रहे हैं हम संयुग्मी भुजाएं। कहने का मतलब ये है जाकर, संयुग्मी भुजाएं वे भुजाएं होती हैं अगर उनको आपस में हम एक्सचेंज कर दें जाकर, आपस में हम एक्सचेंज कर दें जाकर यानी परिवर्तित कर दें, तो कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना हो पाए। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हम एसी के बीच में लगा दें और बैटरी को हम बी और डी के बीच में लगा दें, तब भी हमको संतुलन की स्थिति यही प्राप्त होगी जो हमेशा प्राप्त होती है, यानी पी अपान में क्यू और बराबर में हो जाएगा आर अपान में एस जाकर। तो जो हमने चतुर्भुज बनाया है प्रतिरोधों को जोड़कर, उन्हीं के विकर्णों को ही हम क्या कहते हैं, संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 का खा। संट से आप क्या समझते हैं, इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। तो संट क्या होता है, संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे परिपथ में गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाया जाता है। ध्यान से रखें, साथ से संट होता है, साथ से समांतर क्रम में होता है, और समांतर क्रम में जो प्रतिरोध लगता है वो कम होता है। फिर ध्यान से सुन लीजिए, साथ से संट होता है, साथ से समांतर क्रम होता है, और समांतर क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो कम प्राप्त होगा। तो संट क्या है, कम प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे परिपथ में गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो ये संट हो गया। अनुप्रयोग क्या है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बनाने में संट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक निम्न प्रतिरोध के तार को गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे गैल्वेनोमीटर किसमें चेंज हो जाता है, अमीटर में चेंज हो जाता है। अगला, कुंडली, गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने के लिए,
जलने से बचाने के लिए, क्योंकि प्रतिरोध वहां पर संट रहेगा और संट रहेगा समांतर क्रम में, समांतर क्रम प्रतिरोध कम कर देगा तो धारा ज्यादा बह जाएगी। जब धारा बह जाएगी तो वो जलने से बच जाएगा। अगर धारा को रोकता तो वो जल जाता जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने में। प्रश्न संख्या 3 का गा देखते हैं। +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों के संयोजन की नंबर 1 फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तुमको क्षमता ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम ज्ञात कर लेंगे फोकस दूरी। तो पहली क्षमता P1 दिया है +5 डायोप्टर और P2 बराबर दिया है -3 डायोप्टर। संयोजन की क्षमता P बराबर क्या होती है, P1 + P2, दोनों को जोड़ दिए चिन्ह के साथ में। तो P1 दिया है 5 और P2 दिया है -3, तो P बराबर हो जाएगा 2 डायोप्टर। भाई 5 में से 3 जाए कितना बचेगा, 2, तो 2 डायोप्टर हो जाएगा। अब देखते हैं संयोजन की फोकस दूरी। तो संयोजन की फोकस दूरी P बराबर क्या होता है, 100/F। तब होगा जब F किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो ये 100 रहा जा, फिर यहाँ से F का मान निकाल लीजिए। तो F यहाँ जाएगा तो P कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 100/P आ जाएगा। तो ये 100 रहा, P का मान कितना है 2, जब डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा 50। तो F बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर जाकर। प्रश्न संख्या 3 का घा दिया है। एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन को किससे लिखते हैं, W से। तो W हमको कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एकवर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। ये मान लैम्डा का दिया है। देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, यानी लैम्डा नॉट पूछा है। निरोधी विभव की गणना कीजिए, यानी बी नॉट पूछा है। फिर ध्यान सुन लीजिए, एक धातु का कार्यफलन, कार्यफलन को लिखते हैं W से। तो W का मान दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के, तो तरंग दैर्ध्य जो आपतित हो रही है उसको लिखते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम से प्रकाशित किया जाता है। देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य का मतलब है लैम्डा नॉट पूछा है। निरोधी विभव का मतलब है V नॉट पूछा है, कि गणना कीजिए। तो कार्यफलन W दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा नॉट क्वेश्चन मार्क और V नॉट क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं W बराबर होता है, देखिए W बराबर सूत्र होता है H न्यू नॉट, और न्यू नॉट बराबर होता है C में लैम्डा। तो हो जाएगा W बराबर HC में लैम्डा नॉट। यहाँ से मान किसका निकालना है, लैम्डा नॉट का। तो लैम्डा नॉट यहाँ से जाएगा इधर तो गुणा पहुंच जाएगा, W किस में आ जाएगा, भाग में। तो लिखा जाएगा HC में W जाकर है। H का मान 6.6 × 10 - 34 होता है। C प्रकाश की चाल होती है, तो 3 × 10 8 हो गया है। अब W दिया है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में बदलना पड़ेगा, जूल में। तो 2 तो ऐसे ही रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में बदलेंगे तो 1.6 × 10 - 19 से गुणा कर देंगे। अब ये वैल्यू किस में आ गई है, जूल में जाकर है। तो लैम्डा हल करेंगे तो लैम्डा नॉट बराबर आ जाएगा 6.187 × 10 - 7। फिर 1 2 3 अंक इसको पीछे हटाते हैं तो हो जाएगा 61 87, और यहाँ 10 की घात होता है एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा 61 87 एंगस्ट्रॉम जाकर। ये हमारी देहली तरंग दैर्ध्य है। अब चलते हैं निरोधी विभव ज्ञात करते हैं। तो अब निरोधी विभव ज्ञात करते हैं, तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लगाते हैं। होता है E के बराबर, क्या होता है, E के बराबर में हो जाएगा hν माइनस का W। फिर ध्यान सुन लें, E के बराबर hν माइनस का W, ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। और E के को लिख सकते हैं EB नॉट। तो EB नॉट बराबर हो जाएगा hν माइनस का W। तो EB नॉट बराबर हो जाएगा, न्यू बराबर होता है C में लैम्डा, क्योंकि लैम्डा हमको दे रखा है, न्यू दिया नहीं है, तो न्यू को हम चेंज करेंगे। तो हो जाएगा HC में लैम्डा माइनस W का मान कितना था, अभी ज्ञात किए 2, और गुणा में 1.6 × 10 की घात -19 जाकर, ये लिख लिए जाकर।
अब ईबी नॉट ऐसा ही रहा है, एच का मान लगाए हैं, सी का मान लगाए हैं और लैम्डा जो हमको दिया था 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मीटर में बदल लिए हैं। मीटर बदलेंगे तो 10 की घात -10 से गुणा करेंगे और माइनस रहा, यहाँ पर ये आ गया है। इसको सॉल्व जब करेंगे तो आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद में 3.96 गुणा 10 की घात -19 और ये 3.2 गुणा 10 की घात -19 हो गया। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, ये चल रहा है ईबी नॉट। ये क्या चल रहा है, ईबी नॉट। देखिए इन दोनों को घटाया तब जा सकता है जब घातें समान हो, तो घात समान है। देखिए यहाँ भी -19 है और यहाँ भी -19 है, तो 3.96 में से क्या कर घटा देंगे, 3.2 जाकर, तो आ जाएगा 0.76 और गुणा 10 की घात -19। और जी ई यहाँ पर गुणा में था तो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो और ई होता है आवेश यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 हो गया है। जब हल करेंगे तो बी नॉट आ जाएगा 0.75 वोल्ट, यही निरोधी विभव होगा। इसी के साथ 7वें सेट यानी 346 बी बाई का पहला पार्ट एंड होता है। दूसरा और तीसरा पार्ट जल्द आएगा, फिर 2025 के अनसॉल्व स्टार्ट किए जाएंगे। धन्यवाद।